दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से लगातार देश में मीडिया के एक वर्ग के द्वारा कहा जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण काल है। वही जो दूसरा ध्रुव है, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी खेमा है, उसके द्वारा लगातार इस बात को कहा जा रहा है, इस अलग तरीके से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर बल्कि कहा क्या जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के कारण अब किसी भी राजनीतिक दल का देश के अंदर, भारत के अंदर चुनाव जीतना असंभव हो गया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मशीन बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना असंभव है और इसके लिए एक अलग अलग प्रकार के नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों, विगत दिनों एक्सिस माई इंडिया के जो फाउंडर है प्रदीप गुप्ता, उनका एक लेख मैं पढ़ रहा था। दोस्तों, उस लेख में उन्होंने कहा है कि आने वाले 20 वर्षों तक अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कोई ब्लंडर नहीं करती है, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर देती है, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना असंभव हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, बने रहिएगा जिससे कि पूरी बातें समझ सके। दोस्तों, हम तीनों जो नैरेटिव है, चाहे वो प्रदीप गुप्ता का हो, चाहे वो भाजपा के विरोधियों का हो कि बीजेपी को हराना असंभव हो चुका है, बीजेपी ने जितने भी संस्थाएं हैं हर संस्था पर कब्जा कर लिया है, और तीसरा जो कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड है, इस पीरियड में बीजेपी को कोई छू नहीं सकता। तीनों नैरेटिव से सहमत है, लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं दोस्तों कि ये बीजेपी के लिए स्वर्णकाल हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भारत के लिए अमृतकाल जरूर है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। क्यों है भारत के लिए अमृतकाल? दोस्तों, इसके मायने में समझाने का प्रयास करता हूं। भारत यानी क्या? भारत यानी क्या? भारत को भारत में ही रहने वाले लोग, जो 140 करोड़ की आबादी है भारत में, 140 करोड़ से भी अधिक है अब, यह आबादी दो प्रकार से दिखती है। एक तबका वो है जो मानता है कि भारत यानी भारत माता, भारत यानी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये मानता है। दूसरा खेमा वो है जो मानता है कि भारत यानी एक भूगोल, भारत यानी भारत का एक भूखंड और इस भूखंड में रहने वाले 140 करोड़ लोग। जो दूसरा खेमा है वो मानता है, जिस चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा दोस्तों, पश्चिम बंगाल से ही ये बात शुरू हुई है, तो पश्चिम बंगाल से ही मैं उदाहरण देकर आपको समझने और समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार थी और लगातार ममता बनर्जी ने एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया पश्चिम बंगाल में कि खतरा इस चुनाव में बंगाली अस्मिता को है, खतरा टीएमसी को नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, बल्कि खतरा है यदि ममता चुनाव हार गई, अगर तृणमूल कांग्रेस चुनाव में पराजित हो गई, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो पश्चिम बंगाल में बंगला अस्मिता खतरे में आ जाएगी। यानी ममता बनर्जी ने कई उदाहरणों के द्वारा बताया कि पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी चुनाव हार गई तो पश्चिम बंगाल को भारतीय जनता पार्टी बिहार में मिला देगी। यानी पश्चिम बंगाल को खतरा किससे है? बिहारियों से है। पश्चिम बंगाल को खतरा किससे है? गुजरातियों से है। पश्चिम बंगाल को खतरा किससे है? मारवाड़ियों से है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह स्वीकार नहीं किया कि पश्चिम बंगाल को खतरा विदेशी घुसपैठियों से है। तो दूसरा खेमा यह मानता है कि पश्चिम बंगाल यानी एक भूखंड है और उस भूखंड में जिन लोगों ने जन्म लिया है उनका ही वहां नैसर्गिक अधिकार है। वहां पर स्वागत बाहर के लोगों का हो सकता है, बांग्लादेशियों का हो सकता है, यद्यपि वो बांग्लादेशी भी कभी हमारे ही भारत माता के शरीर के अंग हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना हिस्सा हमसे लेकर अलग हो गए। जब हिस्सा लेकर अलग हो गए तब फिर उनका क्या काम है यहां पर? लेकिन इसके बजाय पूछा गया किससे?
बिहार के लोगों से, गुजरात के लोगों से, मारवाड़ियों से पूछा गया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बंगाल तुम्हारा नहीं है। बंगाल है केवल उन लोगों का जो बंगला भाषा बोलने वाले, जिनके पूर्वजों का ही जन्म केवल बंगाल की धरती पर हुआ था। दोस्तों, अगर इस सिद्धांत को ही बंगाल अपना ले दोस्तों, तब तो स्वामी विवेकानंद, जो पश्चिम बंगाल के आधुनिक समय में सबसे बड़े दार्शनिक रहे, जिन्होंने शिकागो में 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में पूरी दुनिया के सामने जो भारत का, सनातन का, हिंदुत्व का डंका बजाया था, जिसके बाद भारत ने कहना शुरू किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो देश, जिस देश के बारे में जो भूखंड मानने वाले लोग हैं, उन लोगों का फिलॉसफी कि भारत सबका है, भारत सबका है, लेकिन भारत उसका है जो भारत भूमि को माता मानता है, भारत को जन्मभूमि मानता है, उनका नहीं है। जो लोग थे भी, जो लोग भारत को केवल भूमि मानते थे, कहते थे कि यहां पर 2 नेशन थ्योरी होगा, उन लोगों ने तो अपना हिस्सा निकाल लिया था 14 अगस्त 1947 को, और उसके लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। इसके लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बड़ा उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा इतिहास में दोस्तों, जब डायरेक्ट एक्शन डे झेलना पड़ा था कोलकाता को। यह कोई पहली घटना नहीं थी दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जन्म लेने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल में हुआ, लेकिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां है? कन्याकुमारी में है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, पूरा भारत एक है। कच्छ से लेकर कामाख्या तक एक है। इसी विश्वास, इसी संस्कृति और यही भारत की पहचान को लेकर ही तो 1892 ईस्वी में, 1893 में जब शिकागो के धर्म संसद में जाने से पहले स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्ति हुई थी कन्याकुमारी में, जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया। 1970 ईस्वी में देश को समर्पित किया गया। महर्षि अरविंद का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन उनका आश्रम वर्तमान पुडुचेरी में है दोस्तों। यह है भारत, यह है बंगाल, और यह है भारत, असली भारत। भारत असली वो है दोस्तों जो बंगाली बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए वंदे मातरम को पूरा देश राष्ट्रगीत के रूप में अपनाता है, और राष्ट्रगान की भी रचना पश्चिम बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। वो है पश्चिम बंगाल और वो है भारत। तो भारत का प्रतीक कौन है? कौन है जो 1947 के बाद से पश्चिम बंगाल में शासन कर रहे थे, और विशेषकर 1977 से 34 वर्षों तक शासन करने वाले वो कम्युनिस्ट भारत के प्रतिनिधि थे, या ममता बनर्जी थी, 15 साल तक शासन की। कौन था भारत का प्रतिनिधि? असली भारत कहां है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी हार, पश्चिम बंगाल अपने गौरव को प्राप्त करे, इसकी शुभकामना देनी चाहिए इस देश के 140 करोड़ लोगों को। 140 करोड़ लोगों को, पश्चिम बंगाल को आज शुभकामनाओं की आवश्यकता है कि वो धरती, जो धरती जानी जाती थी स्वामी विवेकानंद से, रामकृष्ण परमहंस से, चैतन्य महाप्रभु से, महर्षि अरविंद से, सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानी जाती थी, वो पश्चिम बंगाल जाने लगी ज्योति बसु से, वो जाने लगी ममता बनर्जी से। ईसाई मिशनरियों का चारागाह बन गया, और यह नैरेटिव तय किया गया कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के अंदर मानवीयता नहीं है। मदर टेरेसा का कार्य स्थल, शरण स्थली बना पश्चिम बंगाल, विवेकानंद के अनुयायियों का नहीं बना।
विवेकानंद, महर्षि अरविंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का ये धरती शरण स्थली किसने दिया बताने की आवश्यकता नहीं है। दया का प्रतीक बताया गया ईसाइयों को। मदर की उपाधि दी गई, किसने दिया? भारत ने दिया। वही तो विवेकानंद ने कहा था, हम तो पूरी दुनिया के सताए हुए लोगों की शरण स्थली है। पारसियों को भी हमने शरण दिया जब उन्हें उनकी धरती से भगा दिया गया। हमने यहूदियों को शरण दिया जब उन्हें उनकी धरती से भगा दिया गया। यह है भारत। भारत यानी वसुधैव कुटुंबकम, किसी के प्रति नफरत नहीं। लेकिन शासन कौन कर रहे थे पश्चिम बंगाल में? शासन वो लोग कर रहे थे जो कहते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति। याद रखिएगा, चाहे सरकार ज्योति बसु की रही हो, चाहे सरकार ममता बनर्जी की रही हो, भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर वो सरकारें नहीं चल रही थी। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग नहीं थे। ये भारत को मातृभूमि मानने वाले लोग नहीं थे। तभी तो वंदे मातरम का भी विरोध उसी पश्चिम बंगाल की धरती में हुआ करता था। दोस्तों, होता है, सच है या गलत है? उसी पश्चिम बंगाल की धरती पर वंदे मातरम का भी विरोध होता था। दोस्तों, हुआ है जहां इसकी रचना की गई। यह अंतर है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी स्वर्ण काल कहा जाता है, भारत के लिए अमृत काल। तो बताया मैंने कि यह पुराना गौरव वापस पाने की लड़ाई थी कि भारत को लोग देखने का नजरिया क्या होगा। भारत ने दुनिया के किस कोने में जाकर कभी हिंसा फैलाई? दुनिया की में कभी कोई इतिहास नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन जिन लोगों ने शासन किया पश्चिम बंगाल में, उन लोगों का इतिहास, वर्तमान भी देख लीजिए दोस्तों। इतिहास भूल जाइए, वर्तमान देख लीजिए। आज क्या हो रहा है ईरान में? आज ईरान में हो क्या रहा है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ मुज्तबा। क्या हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच? जेलेंस्की और पुतिन। दोस्तों, कम्युनिस्ट जिन्होंने शासन किया पश्चिम बंगाल में, उन कम्युनिस्टों को जो जोसेफ स्टालिन के वंशज हैं, जो माओ त्से तुंग के वंशज हैं, जो चाउ एन लाई के वंशज हैं, जो चाउसेस्कू के वंशज हैं, जो ईदी अमीन के वंशज हैं, क्या इनको हिंदुत्व पर सवाल उठाने का अधिकार है? क्या इनके पास कोई स्वामी विवेकानंद है जिसने कहा हो कि हमने तो पूरी दुनिया को गले लगाया, हमने किसी से दुश्मनी नहीं की? लेकिन हमने जिसे शरण दिया, उन्होंने मिशनरी बनाकर यहां हमारा ही धर्म परिवर्तन, हमारा ही विचार परिवर्तन करने का प्रयास किया। सच है या नहीं है? तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में उन शक्तियों की हार भारत के लिए अमृतकाल है दोस्तों। अब भारत पर निर्भर करता है कि भारत इस अमृतकाल का उपयोग कैसे करता है। भारतीय जनता पार्टी आई है, गई, जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कल भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। यह भारत महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति की पहचान 3 आधार पर होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। 3 आधार पर उसकी पहचान होती है दोस्तों, और उसके ये 3 तत्व ही उसकी पहचान निर्धारित करते हैं। नरेंद्र मोदी अमृत पीकर ना आए हैं, ना योगी आदित्यनाथ अमृत पीकर आए हैं, लेकिन जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो संस्कृति हमारे रगों में खून बनकर बहती है, उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक नेतृत्व की श्रृंखला भी होनी चाहिए। और इसलिए अगर कोई ये कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्ण काल है, तो कहीं गलत भी नहीं है दोस्तों। अब आप बता दीजिए, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्ण काल कैसे है।
देश के लिए तो अमृतकाल है, स्वर्णकाल भी कैसे है मैं बताऊंगा आपको। आप दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में भारत लगातार इस समस्या से जूझा है। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो जब लगा ऐसा देश को कि जवाहरलाल नेहरू अब कुछ ही दिन बचने वाले हैं, तो देश के अंदर एक अलग प्रकार की बेचैनी थी दोस्तों कि नेहरू जी के बाद कौन होगा। सच है या गलत है? जब लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे तो देश में एक विकट समस्या थी, देश में एक बेचैनी थी, एक व्याकुलता था कि लाल बहादुर शास्त्री अब क्या होगा देश का, कौन इस देश को एकता के सूत्र में बांध कर रख पाएगा। दोस्तों यही परिस्थिति पैदा हुई थी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भी कि अब क्या होगा भारत का। हर समय भाजपा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो कई लोगों ने कहा कि अब वाजपेयी के बाद बीजेपी का क्या होगा। यह भाजपा के लिए स्वर्णकाल इसलिए है दोस्तों कि आज आप यह सवाल नहीं कर सकते इस भारतीय जनता पार्टी से, जैसे कांग्रेस से कर सकते हैं आप कि राहुल गांधी के बाद कौन। कांग्रेस से यह सवाल आप समाजवादी पार्टी से यह सवाल कर सकते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव के बाद कौन। स्वाभाविक है जवाब आएगा डिंपल यादव, जवाब आएगा अखिलेश यादव का पुत्र, मतलब यानी उसके बाद परिवार के बाहर कोई नहीं। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव के बाद उनके बच्चे होंगे, पत्नी होगी, ऐसी स्थिति है। मतलब बाहर कुछ नहीं, नेतृत्व कुछ नहीं। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं? इस भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्वर्णकाल इसलिए है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व की एक श्रृंखला विकसित कर दी है। वो श्रृंखला जो भारत में बंद हो गया था स्वामी विवेकानंद के बाद, महर्षि अरविंद के बाद, उस श्रृंखला को भारतीय जनता पार्टी बरकरार बना रही है और लंबी कर रही है उस श्रृंखला को। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को देखिए दोस्तों, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णकाल है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार ये सवाल पूछा जाता है कि मोदी जी के बाद कौन होगा प्रधानमंत्री। कुछ लोग कहते हैं अमित शाह होंगे, कुछ लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ होंगे, और दोनों के समर्थक आपस में लड़ बैठते हैं कि नहीं योगी इज बेटर देन अमित शाह, और दूसरा कहता है कि नहीं अमित शाह के बाद योगी का नंबर आएगा क्योंकि अमित शाह उम्र में योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं। दूसरा तबका कहता है कि नहीं उम्र मायने नहीं रखता, क्षमता मायने रखता है, योग्य प्रशासक मायने रखता है। तो दूसरा चुप हो जाता है, कहता है कि भाई अमित शाह में के प्रशासक होने में और योगी आदित्यनाथ के प्रशासक होने में 5 अंतर बता दो तो लोगों को अंतर दिखता नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, लगातार यह बताया जाता है कि नहीं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बजाय भारतीय जनता पार्टी अब नितिन गडकरी पर दांव लगा सकती है। कोई कहता है कि देवेंद्र फडणवीस अगला मोदी हो सकते हैं, कोई कहता है कि हेमंत बिश्व शर्मा भी आने वाले दिनों में भारत में मोदी का विकल्प बन सकता है। दोस्तों कोई कहता है कि नायब सिंह सैनी जो कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, कई लोग कहते हैं कि नायब सिंह सैनी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से सीख रहे हैं। नायब सिंह सैनी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत में नरेंद्र मोदी का विकल्प बनकर उभर जाए। और यह बात तय है भारतीय जनता पार्टी किसे नेता मान लेगी यह किसी को पता नहीं, क्योंकि वहां तो किसी की कोख से नेता निकलना नहीं है, नेता निकलना है पार्टी के अंदर से। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। एक दिन पहले किसको पता था? किसी को पता नहीं था कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कब नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देगी, इसके बारे में कोई भी दावा के साथ नहीं कर सकता। दोस्तों जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब भी हो सकता है कि किसी टीवी चैनल पर यह चलना शुरू हो जाए कि नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है और नरेंद्र मोदी के बदले भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज शाम में बैठक होने जा रही है जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को विकसित किया है। दोस्तों ये जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, इसकी रचना, इसकी परिकल्पना
करने वाले लोग भी बंगाल में ही दीक्षित हुए थे। केवल ऐसा नहीं है कि बंगाल स्वामी विवेकानंद की धरती है, महर्षि अरविंद की धरती है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है, बल्कि पश्चिम बंगाल ऐसे अन्य राज्य के लोगों की भी धरती है जहां से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का बीज निकला, प्रस्फुटित हुआ था। मैं बात कर रहा हूं केशव बलिराम हेगड़ेवार की, आरएसएस के संस्थापक, प्रथम सरसंघ चालक केशव बलिराम हेगड़ेवार की भी प्रारंभिक राजनीतिक शिक्षा दीक्षा, जब वो मेडिकल के विद्यार्थी थे दोस्तों, कल कोलकाता में रहकर ही उनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हुई, जब वो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलन चलाया करते थे और कोलकाता की धरती पर ही केशव बलिराम हेगड़ेवार ने कांग्रेस की गतिविधियों में भी शामिल होते रहे थे। उसकी शुरुआत कोलकाता से हुई थी, पश्चिम बंगाल से हुई थी। उन दिनों बंगाल था दोस्तों, बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, तो उसी पश्चिम बंगाल की धरती से जन्म हुआ था केशव बलिराम हेगड़ेवार की राजनीति का भी। वो उस शिक्षा की, जिस शिक्षा प्राप्त करने के बाद खिलाफत आंदोलन का कांग्रेस पार्टी ने जब समर्थन किया, उसके बाद वो जो शिक्षा थी, उस शिक्षा का उपयोग, जैसे स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा पाई, उस शिक्षा का उपयोग 1893 में शिकागो के धर्म संसद में किया, वैसे ही पश्चिम बंगाल की उन दिनों कोलकाता में रहकर जो राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की थी डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार ने, उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माण में हुआ, जिसकी राजनीतिक शाखा के रूप में देश की आजादी के बाद भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ, और वही भारतीय जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी है। केवल केशव बलिराम हेगड़ेवार नहीं, दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर भी कई वर्षों तक कोलकाता में रहे और रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए रहे। दोस्तों, यह है पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल है दोस्तों, जहां जब जनसंघ की स्थापना हुई, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस जनसंघ की स्थापना की, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म स्थली है बंगाल। इसीलिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय को भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों, कहा जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की आजादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव इसी कोलकाता से चुनाव जीतकर भारत लोकसभा में पहुंचे थे। दुखद उनका निधन संदेहास्पद परिस्थितियों में, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा आंदोलन करते हुए कश्मीर में हुआ। यानी एक बंगाल के बेटा का निधन कश्मीर में होता है, और देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या ममता बनर्जी की ये बात पसंद आती? अगर आती तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पूरा भारत में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ना कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है? बंगाली थे। बंगाली अस्मिता को खतरा बिहारियों से नहीं है, बंगाली अस्मिता को खतरा विधर्मियों से था। विधर्मी यानी मुसलमान नहीं होता दोस्तों, विधर्मी यानी ईसाई नहीं होता दोस्तों, विधर्मी यानी किसी अन्य पंथ को मानने वाले नहीं होते हैं। विदेशी यानी विदेशी विचार होता है, वो विचार जो भारत भूमि को केवल भूखंड का टुकड़ा मानता है, जो बंगाल को भारत से अलग समझता है, वो विधर्मी है। विधर्मी वो है जिन्हें स्वामी विवेकानंद का कि वो बात पसंद नहीं है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो बात पसंद नहीं है, इसलिए कि हम इस दुनिया में एकमात्र सहनशील समुदाय इस धरती पर हैं। एकमात्र हम ही हैं जो समावेशी हैं। एकमात्र भारत है, धरती वो धरती है भारत जो सर्व समावेशी है, जो वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा करता है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये वाक्य बोलने वाला धरती है भारत। भारत वो धरती नहीं है कि विनाश कर देंगे दुश्मनों का, हमारी बात मानो वरना सर कलम हो जाएगा। वो धरती भारत नहीं है। भारत में ऐसे लोग जन्म नहीं लेते जो तलवार के जोर पर, बम के ताकत के बल पर अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। वो धरती भारत नहीं है। भारत वो धरती नहीं है दोस्तों जो तोप लेकर, बंदूक लेकर 7 समुद्र पार भारत आकर कब्जा करता है, जिसकी प्रतिनिधि मदर टेरेसा हुआ करती थी। भारत उस विचार के लोगों की नहीं है जो 2 नेशन थ्योरी वाले सुहरावर्दी, मोहम्मद अली जिन्ना की धरती नहीं है। भारत उस उस्मान खान की धरती है, उस अशफाकुल्लाह की धरती है, उस एपीजे कलाम की धरती है जो भारत को महाशक्ति बनाने के लिए अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन न्योछावर करने वाला एपीजे कलाम की धरती है भारत। और वो भारत का एक इंच भूमि एपीजे कलाम का तमिलनाडु उतना ही है जहां उनका जन्म हुआ था, उतना ही उनका पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल का कण कण, जर्रा जर्रा बिहारियों का भी है, गुजरातियों का भी है, वैसे ही बंगालियों का भी। कच्छ से लेकर कामाख्या तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक बंगाली का है। 140 करोड़ की आबादी वाला भारत देश के एक एक नागरिक का, इस देश का एक एक कण है। इस सोच, इस विचार, ये विचार है भारत। और इस विचार को नहीं मानने वाले, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे वो ममता बनर्जी के रूप में हो, चाहे वो हुमायूं कबीर के रूप में हो, चाहे वो सोहरावर्दी के रूप में हो, चाहे वो ज्योति बसु के रूप में हो, चाहे वो पिनराई विजयन के रूप में हो। दोस्तों, आवश्यकता है इस देश को समझ पाने की। आवश्यकता है आज इस देश को भारतीय जनता पार्टी की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जैसी और 2-4 पॉलिटिकल पार्टियों की, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए इस देश की आत्मा को छलनी नहीं करे, इस देश की पहचान को खत्म नहीं करे। आज भारत की पहचान, भारत की आत्मा खतरे में है। जिनको नहीं दिखता वो देखना नहीं चाहते, दिखता सब कुछ है। कुछ लोग हैं जो आंख मूंद कर बैठे हैं, देखना ही नहीं चाहते उस भारत को, जिस भारत को हम भारत माता कहते हैं, उसको देखना नहीं चाहते। उस भारत को देखना नहीं चाहते जिस भारत में लाखों महिलाओं को जिन विचारों के कारण जौहर करना पड़ा था, जिन विचारों के भय के कारण इस देश के अंदर बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी, कुप्रथा कह लीजिए, जिस भय के कारण इस देश को सती प्रथा जैसे कुरीतियों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भारत को खतरा उन विचारों से है जिन विचारों ने इस देश में एक बड़े सामाजिक समूह को सर पर मैला ढोने के लिए बाध्य कर दिया था। इसलिए बाध्य कर दिया था कि वो सामाजिक समूह सुअर पालक है और सुअर पालकों से ही हम अपने घर के महिलाओं का शौच सर पर रखकर उससे फेंकवाएंगे। क्योंकि भारत के अंदर शौचालय घर के अंदर हुआ ही नहीं करता था। कौन सी ताकतें हैं वो कौन ताकती ताकतें हैं दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी प्रतिनिधि थी मदर टेरेसा और कहती थी कि मैं तो सेवा करने आई हूं, एक हाथ में सेवा का कटोरा और दूसरी हाथ में बंदूक और तोप लेकर भारत पर कब्जा करने के लिए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। केवल अकेले ब्रिटेन नहीं आया है दोस्तों, यहां डच आए, फ्रेंच आए, पोर्तुगीज आए। ये सब कौन थे? क्या वो मदर टेरेसा के पूर्वज और परिजन नहीं थे? क्या वो वही नहीं है?
सेंट थॉमस के अनुयायी जो केरल के रास्ते आकर भारत में धर्म परिवर्तन कराकर विचार परिवर्तन करने के लिए भारत के लोगों को मजबूर किया, जो आजादी के बाद भी जिन विचारों के कारण भारत में भारत की संस्कृति, भारत के परंपराओं के बारे में कहा गया कि ये सब कुरीतियां हैं, ये सब केवल अंधविश्वास है, तुलसी माता के में जल डालना अंधविश्वास, पीपल के वृक्ष में जल डालना अंधविश्वास, बरगद के पेड़ को में जल डालना वो अंधविश्वास बता दिया गया। लेकिन कैंडल जलाकर पर्यावरण में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड फैलाना, ये प्रोग्रेसिवनेस था, प्रगतिशीलता था, ये प्रगतिशीलता का परिचायक था। सच है या गलत है? तो ये वैचारिक लड़ाई है। इसीलिए याद रखिएगा, हर व्यक्ति की पहचान उससे के 3 आधार तय करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। भारत की पहचान को स्थापित करने की जिम्मेवारी अकेले भारतीय जनता पार्टी से संभव ही नहीं है। नोट करके रखो, अगर हम भारत के नागरिक, हम भारत के मतदाता का हमारा यह कर्तव्य है, जो हम मानते हैं कि भारत यानी एक भूखंड का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता एक राष्ट्र है, उन लोगों का यह कर्तव्य है कि इस देश के अन्य राजनीतिक दल भी जो गलत रास्ते पर है, वो केवल एक कारण से गलत रास्ते पर है, और वो कारण है वोट बैंक। वोट बैंक, उनको यह भरोसा हो चला है कि अगर एक संगठित वोट बैंक के लिए वो अपने विचारों से समझौता करते हैं, तो ये नागरिकों का कर्तव्य है। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका क्या होती है? नागरिक की भूमिका होती है महावत वाली। सत्ता वो हाथी है जिस पर नियंत्रण रखने के लिए मतदाताओं के हाथ में, नागरिकों के हाथ में वो महावत वाली सूमी होती है। हमारे हाथ में वो सूमी है। भारतीय जनता पार्टी पर भी अगर आप वो सूमी लेकर खड़े नहीं होंगे, तो कल को यही भारतीय जनता पार्टी दूसरी कांग्रेस में बदल जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई ऐसा नेता आ सकता है दोस्तों, जो ज्योति बसु और ममता बनर्जी की तरह व्यवहार कर सकता है। इसलिए भारत को यदि भारत बनाकर रखना है, भारत के पुराने गौरव, उस गौरव को वापस लाना है जिस से जन्म लेकर स्वामी विवेकानंद जन्म कोलकाता में, कर्म कन्याकुमारी में, तब तो हम कहते हैं अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी। ये बात चरितार्थ करना है तो याद रखिए, एक भाजपा से नहीं होगा। इस कांग्रेस को भी भाजपा जैसी बनाइए। इसको भारत में अगर किसी कम्युनिस्ट नाम के संगठन को भी काम करना है, तो इस भारत में आकर उसे राष्ट्रवादी होकर ही काम करना पड़ेगा। नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया भारत के अलावे कुछ भी नहीं। हमारी बिहारी की पहचान, हमारी उत्तर प्रदेश वालों की पहचान, हमारी मराठी की पहचान, हमारी बंगाली पहचान, हमारी तमिल पहचान, हमारी तेलुगु पहचान तभी तक सुरक्षित है जब हमारी भारतीय पहचान जब तक जीवित है। अगर इस भारतीय पहचान पर जिस दिन खतरा हुआ, जिस दिन हम भारतीय पहचान पर खतरा होगा दोस्तों, याद रखना, उस दिन आपकी कोई पहचान नहीं बचेगी। न मराठी होने का पहचान, न हरियाणवी होने का पहचान, न पंजाबी होने की पहचान। याद रखिए, इतिहास गवाह है, आज बांग्लादेश के अंदर जो लोग भी हैं उनकी कोई दूसरी पहचान बची हुई है। आज पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है, हमारे ही अंग से बंटवारा हुआ था, वहां कोई एक पहचान के अलावा कोई दूसरी पहचान बची हुई है क्या? पलटो इतिहास को, ढूंढो। अफगानिस्तान में आपका ही हुआ करता था कभी, उसमें क्या आज कोई आप बचे हुए हैं? जिस मैं की लड़ाई इस देश के अंदर, चाहे वो स्टालिन लड़ता हो तमिल उपराष्ट्रवाद के नाम पर, चाहे वो ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता की लड़ाई लड़ रही थी,
कोई कहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कोई कहता है मध्य प्रदेश का अधिकार हम लेकर रहेंगे। कोई कुछ नहीं है, ये केवल सत्ता के संचालन के लिए एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत राज्यों का निर्माण है। हमारी पहचान, एक पहचान ही हमारी सुरक्षा कर सकती है। हम जिस प्रकार के ताकतों से पूरी दुनिया में घिरे हैं, याद रखिएगा, हम जिस प्रकार की ताकतों से पूरी दुनिया में घिरे हुए हैं, उस दौर में हमारी एक ही पहचान हमारी रक्षा कर सकती है, वो है हमारी भारतीय पहचान। वो भारतीय पहचान जिसके दृष्टि में केवल और केवल भारत माता, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखे। सच है या गलत है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और वीडियो पूरा देखिएगा। मैं दोबारा आपसे आग्रह कर रहा हूं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम अपनी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। अगेन एक लाइन में बोलकर इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों, बीजेपी महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, भारत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस देश में, भारत में मजबूर कीजिए सभी राजनीतिक दलों को जो इस भारत की बात करें। उपकार मनोज कुमार का एक फिल्म था दोस्तों, शायद नाम है उसका पूरब और पश्चिम। मैं गीत उसी की गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। दुनिया में हमारी एक ही पहचान है, और उसी पहचान के सहारे हम सुरक्षित हैं। इसके अलावा हम और किसी दूसरी पहचान के बल पर सुरक्षित नहीं हैं। यह बात मैं कहना चाहता हूं। आप समझदार हैं, समझिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।